हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज जो सबसे मुश्किल लगने वाला चैप्टर है बच्चों को, उसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड आई कैन अश्योर यू, ये वीडियो देखने के बाद आप क्लेम कर पाओगे कि इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। इससे सिंपल लैंग्वेज में इतना क्लियर कट एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड अगर कोई वीडियो आपको मिले तो प्लीज़ आप मुझसे भी उसका लिंक शेयर करें। आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। सो लेट्स स्टार्ट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बिल्डिंग ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए। हायर ऑर्गेनिजम्स में डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस हैं उनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और वो मैसेंजर की तरह भी एक्ट करता है। ये आगे हम जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी चेन होती है वो मिलके बनाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और दोनों डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। सबसे पहले होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और तीसरा शुगर। शुगर अलग अलग होती है डीएनए में और आरएनए में। जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, जो तीनों कंपोनेंट हैं ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर इसमें से हम एक पार्ट फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। शुगर्स 2 टाइप की हैं, राइबोज राइबोन्यूक्लिक एसिड में आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में। क्लियर टू एवरीवन? जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न लगे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछते रहें, पॉइंट वाइज हम चलेंगे। चलिए, अब नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं 2 टाइप के, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन, AGOG, जो एक अनिल कपूर का गाना था, आप वो याद रख सकते हैं। जबकि पायरिमिडीन्स 3 हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। लेकिन यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा, जबकि थायमीन सिर्फ डीएनए में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरली आप देख पाएंगे, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब जो नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, वो जुड़ा होता है पेंटोज शुगर के साथ, और इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रहेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़े हुए होते हैं। अब जब हम न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया तो एडेनिन कहलाता है एडिनोसिन आरएनए में, गुआनिन गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, और डीएनए में इन न्यूक्लियोसाइड्स को कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थायमिडीन। क्लियर टू एवरीवन? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का जो नेमिंग है उसको भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट होता है। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीनों मिल गए न्यूक्लियोटाइड बन गया डीएनए। अब जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाएंगे तो वो बना देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड में एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है 2 प्राइम पोजीशन पे, राइबोज की 2 प्राइम पोजीशन पे या 2 प्राइम OH पे। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, और वहाँ पे कौन सा था? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड मिल गए डाई न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया और उसको नाम दिया न्यूक्लियन। लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए। डीएनए इज राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कॉइल्ड रहती हैं। इसका पिच या आप कह सकते हैं डायमीटर होता है 34 एंगस्ट्रॉम, और नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 10 हर टर्न में। तो 2 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई बच्चों 3.4 एंगस्ट्रॉम। हम बायो वाले हैं ना, तो कई बार मैथमेटिकल जो एरर्स कर देते हैं, बट ये सिंपल बात है कि टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम और 10 बेस पेयर हैं, तो 2 के बीच की 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो बैकबोन है डीएनए की वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है।
जो बेसिस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं, अंदर की तरफ घुसे हुए होते हैं, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में राइट साइड में। अब जो दोनों चेन है उनकी जो पोलैरिटी वो एंटी पैरेलल है, एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगी तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, यू कैन से। जैसे हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में भी, जो बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। मैंने पहले बताया प्यूरिन पाइरिडिन के साथ पेयर करेगा, तो एडोनिसिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। दो जो बेसिस हैं उनके बीच में ये डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, और क्लियरली आप देख पा रहे होंगे उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, ATGC डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अरविंद चरगैफ ने डीएनए के बेसिस के रिगार्डिंग एक रूल दिया। उन्होंने कहा कि डीएनए में जो ए का प्रोपोर्शन है वो टी के बराबर होगा और जी का जो प्रोपोर्शन है वो सी के बराबर होगा। सो ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, और ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि जो रेशो है ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी ये कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए। डिफरेंट स्पीशीज़ में ये वेरी करेगी, तो जिससे स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्प हो जाती है। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 2021 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। लेट्स मूव फर्दर। कुछ और ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियोफाज है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लैम्बडा में 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। ई कोलाई में आप देख पा रहे हो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं, जबकि हैप्लॉइड कंटेंट में डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो फटाफट आप मुझे बताइए डिप्लॉइड में कितने होंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डीएनए की लेंथ को? अब हमें पता है लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। तो नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन बींग्स में मैंने पूछा था डिप्लॉइड में, तो 6.6 इंटू 10⁹, और लेंथ कितनी हो गई? दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी, 3.4 एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर में 0.34, तो लेंथ आ गई 2.2 मीटर। अब ये एक सेल में आ गई। अब ह्यूमन बीइंग की टोटल ओवरऑल हाइट अगर हम नॉर्मली मानते हैं तो लगभग कितनी होती है? 2 मीटर के आसपास। फिर इतनी ह्यूज क्वांटिटी का डीएनए कैसे एडजस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, वो हम पढ़ेंगे आगे डीएनए पैकेजिंग में। इसी तरह इकोलाई में आप देख पाएंगे, उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है। होप इससे आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है किसके बीच में? फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ आपको। दो तरह के लिंकेज यहाँ पे या बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन डीएनए, ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अभी तक की समरी अगर हम देखें तो ये देखिए आप यहाँ पे प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड में बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता। प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन है, जबकि पायरिमिडिन साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलता है, थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलता है। होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ दिस डीएनए हेलिक्स, कि इतना ज़्यादा अमाउंट का जो डीएनए है वो कैसे हमारी बॉडी में अकोमोडेट हो जाता है। चलिए देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना सिंपल थिंग्स फर्स्ट, तो पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देख लेते हैं कि कैसे ये पैकेजिंग होती है। इकोलाई में डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता सेल में, और हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसको कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होल्ड करके रखते हैं, जिससे न्यूक्लियोइड की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड।
ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्पेशलिटी होती है। तो यहाँ पर इस तरह से पैकेजिंग हो जाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है जिनको कहा जाता है हिस्टोन। इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब 8 हिस्टोन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ऑक्टामर कहा जाता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस ऑक्टामर के चारों तरफ रैप्ड होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। अब ये जो ऑक्टामर्स ये हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, और जो H1 है वो सिंगल साइड वाइज प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इस ऑक्टामर की फॉर्मेशन होती है और ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम 200 बेस पेयर जितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने हो गए ह्यूमन बॉडी में? आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स पता है। अब एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं वो पता है। तो 3.3 इंटू 10⁻⁷ न्यूक्लियोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, समझ आई बात? चलें आगे। ओके, अब ये न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको कहा जाता है क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज होती हैं। तो न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस देते हैं कि जैसे माला होती है मोतियों की, उस तरह की अपीयरेंस देते हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस कि सबसे पहले क्या था? ऑक्टामर था। ऑक्टामर से क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन थ्रेड्स की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक, तो क्रोमेटिन पैक होके क्रोमेटिन फाइबर बना रहा है और उसकी जो कंडेंसेशन कोइलिंग हो जाती है मेटाफिजिक स्टेज पे और वो बन जाते हैं क्रोमोसोम। सो हाई लेवल जो पैकेजिंग है क्रोमेटिन की, इसके लिए दूसरे टाइप के प्रोटीन्स भी ज़रूरत होती है जिनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या NHC कहा जाता है। तो ये आप लेवल ऑफ पैकेजिंग देख पा रहे होंगे। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो 2 फॉर्म में नॉर्मली मिलता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो डार्कली स्टेन्ड डेंसली पैक्ड इनएक्टिव सेगमेंट होता है क्रोमेटिन का बच्चों, वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन या जिसको जंक क्रोमेटिन भी कहते हैं। लेकिन जो लूजली पैक्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो रीजन है क्रोमेटिन का, जो लाइटली स्टेन होता है सेल में, वो कहा जाता है यूरोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन। अब दोनों के डिफरेंसेस आपको पता चल गए। तो पैकेजिंग डीएनए की प्रोकैरियोट्स में कैसी हुई और यूकैरियोट्स में कैसी हुई? वहाँ पे तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स थे न्यूक्लियोइड के साथ, उन्होंने पैकेजिंग कर दी, कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड कर दी। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज था, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज थे, तो वह होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल हो जाता है। हिस्टोन लाइसिन और आर्जिनिन जैसे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो साइड चेन्स बना देते हैं और उसके बाद लिंकर डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने का काम कर देता है। लिंकर डीएनए क्रोमेटिन का बना होता है जिसकी वजह से बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आ जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो। अब उसके बाद बच्चों शुरू हुई खोज किसकी? जेनेटिक मटेरियल की, कि क्या कैसे प्रूव हो कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा, और कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इन सब के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों ने काम किया और उसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ कि डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले ग्रिफिथ ने अटैम्प्ट किया, इसको ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। उन्होंने माइस पे और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को स्टडी किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बच्चों 2 स्ट्रेन में नॉर्मली देखने को मिलता है। एस स्ट्रेन विरुलेंट जो डिजीज़ कोजिंग होता है, इसके चारों तरफ एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोट होती है जिसकी वजह से न्यूमोनिया और डेथ हो जाती है माइस में। जबकि रफ या नॉन विरुलेंट में ये म्यूकस कोट एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ना तो कोई न्यूमोनिया होता है और माइस सरवाइव कर जाते हैं। तो ये 2 फॉर्म में नॉर्मली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पाया जाता है। ग्रिफिथ ने 4 स्टेप्स में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। सबसे पहले उन्होंने एस स्ट्रेन लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में और माइस की डेथ हो गई। सेकंड स्टेप में आर स्ट्रेन लिया, उसको इंजेक्ट किया, माइस सरवाइव कर गया। थर्ड स्टेप में एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और फिर इंजेक्ट किया माइस में, माइस सरवाइव कर गया। एंड अल्टीमेटली इन 4th स्टेप
एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था और आर स्ट्रेन जो लाइव था, दोनों को मिक्स करके इंट्रोड्यूस करवा दिया गया माइस में, और सरप्राइजिंगली इट कॉजेज द डेथ ऑफ द माइस। तो इन 4 स्टेप से जो कंक्लूजन निकले उसके बेसिस पे इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफ़र हो गया हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन में स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बन गया और उसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी आ गई, वो विरुलेंट हो गया। और इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोटीन कोड था, जो म्यूकस कोड था, वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करने का काम किया एवरी मैक्लियोड मैकार्टी। इन्होंने फाइंड आउट किया बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई कर लिया, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। कहाँ से? जो हीट किल्ड एस सेल थी, एंजाइम्स की हेल्प से उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्रोटीन को, डीएनए और आरएनए को। अब उन्होंने इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग तरह से ट्रीट किया, डाइजेशन किया प्रोटीन और आरएनए का यूजिंग प्रोटीएजेस एंड आरएनएज। उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को नहीं मिला, तो प्रोटीन या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं था या ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं था। अब डीएनए को डीएनएज के साथ डाइजेस्ट करवाया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि डीएनए जो था वही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से आर सेल्स थे वो एस सेल में कन्वर्ट हो गई। सो डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इससे बायोकेमिकली भी ये प्रूव हो गया। लेकिन हार्जा और चेज ने इसको फर्दर प्रूव किया बाय देयर ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट P32 लिया और दूसरे पे रेडियो एक्टिव सल्फर S35 लिया। तो जो वायरसेस P32 मीडियम में ग्रो कर रहे थे, दे गोट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन फॉस्फोरस। लेकिन जो वायरसेस S35 मीडियम में ग्रो किए उनमें सिर्फ रेडियो एक्टिव प्रोटीन आए, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है ना। तो डीएनए में क्या था? फॉस्फोरस, और सल्फर किस में था? प्रोटीन में। यहाँ तक बात समझ आई आपको? कोई कन्फ्यूज़न? S35 एंड P32। अब उन्होंने सेपरेटली प्रिपरेशंस करके इकोलाई को दोनों के साथ इन्फेक्ट कर दिया, और इन्फेक्शन के बाद इकोलाई सेल्स को एजिटेट किया गया ब्लेंडर में, मिक्सी आप समझ सकते हो, ठीक है ना, जिससे कि जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो हट जाएं बैक्टीरिया पे से। अब उस कल्चर को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की हेल्प से सेपरेट कर दिया गया। 2 पार्ट बन गए, सुपरनेटेंट और पैलेट। जो लाइटर वायरस पार्टिकल थे वो सेपरेट हो गए हैवियर पार्टिकल से। अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया विद वायरसेस हैविंग रेडियोएक्टिव डीएनए, वो रेडियोएक्टिव थे। इसका मतलब डीएनए पास कर गया वायरस से बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड थे हैविंग रेडियोएक्टिव प्रोटीन, उनमें रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व ही नहीं की। इसका मतलब प्रोटीन एंटर ही नहीं हुआ बैक्टीरिया में वायरस से। तो अगेन ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये स्टेप्स आप दोबारा से देख सकते हो समराइज करने के लिए। इन्फेक्शन किया बैक्टीरियोफाज का, ब्लेंडिंग हुई, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया गया, रेडियोएक्टिविटी ऑब्जर्व की गई, और इससे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैककार्टी का कैरेक्टराइजेशन और ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्जा एंड चेज प्रूव्ड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आपके नोट प्रिपरेशन करने के लिए मैंने स्लाइड डाली है, जिससे आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। तो अभी तक ये पता चल गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेप्लिकेशन की, अपनी कॉपीज़ बना सके, ठीक है। दूसरा, केमिकली और स्ट्रक्चरली, फिजिकली और केमिकली स्टेबल हो, और म्यूटेशंस कॉज करे ओकेजनल, जिससे कि
वेरिएशंस आए एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, और अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस कर पाए। तो स्टेबिलिटी डीएनए या आरएनए में से किसकी थी बताइए? क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो हाई रिएक्टिविटी, वहाँ पे यूरेसिल है वो हाईली अनस्टेबल है, और सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप जो होता है शुगर में वो उसको और अनस्टेबल बना देता है, जबकि डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड और थायमिन की प्रेजेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, और यहाँ पे सेकंड प्राइम OH पे कोई शुगर भी नहीं मिलती, या शुगर में 2 प्राइम OH भी नहीं मिलता। तो जेनेटिक मटेरियल वो होगा जो स्टेबल होगा, लेकिन आरएनए अनस्टेबल है। सो आरएनए वायरस चाहे वो टीएमवी है चाहे वो बैक्टीरियोफाज है, वो म्यूटेट कर लेते हैं और जल्दी फास्टर इवॉल्व कर जाते हैं। लेकिन डीएनए स्ट्रैंड्स क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, तो जैसे ही उसको हीट करेंगे दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, है ना, और जैसे ही कंडीशन सुटेबल होंगी वो दोनों स्ट्रैंड वापस आ जाएंगे पास पास। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी तो ये प्रूव हुआ, पीछे हमने देखा अभी कि हीट किल करने के बाद भी डीएनए की प्रॉपर्टी जो है वो खत्म नहीं हुई। तो इट क्लियरली सजेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इवन एट हाई टेम्परेचर। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज बेटर ड्यू टू स्टेबिलिटी, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन की आरएनए इज बेटर। क्यों? आरएनए डायरेक्टली कोड कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसकी एक्सप्रेशन भी इजी हो जाती है। तो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये मैसेंजर आरएनए ही ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है ना। तो आरएनए को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था और ये जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो डिपेंडेंट ही है आरएनए पे। तो और डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से फॉर स्टेबिलिटी। चीज़ें समझ आ रही हैं? चलिए अब कंपैरिजन कर देते हैं। देखिए स्टेबिलिटी और जो कि डीएनए और आरएनए की थी, उसके बाद रेप्लिकेशन एबिलिटी, म्यूटेशन कौन शो करता है, और एक्सप्रेशन एज मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल एस्टेब्लिश होते हुए देख लिया, स्टेबिलिटी भी देख ली, लेकिन ये जो दो प्रॉपर्टी होती है स्टेबिलिटी और रेप्लिकेशन को कैसे प्रूव किया? उसके लिए मिशेल्सन और स्टेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है नेचर में। इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसमें ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में ग्रो करवाया गया। अब ये कैसे सेपरेट करें कि हैवी और नॉर्मल कौन सा है? तो इसके लिए सीशियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ये देखा गया, ई कोलाई जो है वो N15 मीडियम से ट्रांसफ़र कर दी गई N14 मीडियम में। नेक्स्ट जनरेशन में जो डेंसिटी थी दोनों के बीच की मिली, इंटरमीडिएट बिटवीन N15 एंड N14। मतलब जो एक स्ट्रैंड था वो तो पुराने वाला N15 का था, और दूसरा जो स्ट्रैंड था वो न्यूली सिंथेसाइज था N14। तो इट वाज इन बिटवीन द टू। जस्ट क्या होते हैं, किस तरह से प्रोसेस होती है? देखो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन जिस जगह से स्टार्ट होती है उसको कहते हैं ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो अनवाइंड कर जाएंगे हेलिकेज एंजाइम की वजह से, जिसको अनकॉइलिंग एंजाइम भी कहते हैं। इसके बाद एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, रेप्लिकेशन फोक। अब आरएनए प्राइमर बनाया जाता है प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन कर देता है प्राइमर के साथ, जिससे एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक स्ट्रैंड जो है वो तो कंटिन्यूसली बन रहा है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कह देते हैं, क्योंकि वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में है रेप्लिकेशन फोक के। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
इन फ्रेगमेंट्स को बाद में लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। वाला स्ट्रैंड बना उसको कहते हैं बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो कंटिन्यूअस बन रहा है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, जहाँ पे छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखिए सारी चीज़ें एक साथ समझते हैं। ये स्टेप्स हैं 5 मेनली, आप देख पा रहे होंगे, नोट डाउन कीजिए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट एक कंसाइज समरी है आप लोगों के लिए। चलें आगे। ओके बच्चों, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट टेलर और कलीग ने भी परफॉर्म किए ऑन विशिया फैबिया, जिसको फैबा बीन्स भी कहते हैं। उन्होंने थाइमिडीन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। इससे प्रूव हो गया कि डीएनए जो है क्रोमोसोम में वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव, या हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है। अब मशीनरी क्या होती है, कौन कौन से एंजाइम हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रोसेस में। अब रिप्लिकेशन मैंने बताया ORI साइट से शुरू हो गई, जिसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, है ना, या रेप्लिकोन भी कहा जाता है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेट, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और इसके लिए एंजाइम हेलिकेज रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हेलिकोज को ब्रेकिंग एंजाइम भी आप कह सकते हैं। देन अनवाइंडिंग जो है वो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको रेप्लिकेशन फोक कहा जाता है। अब सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट, है ना, टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटेज, चाहे वो ATP हो, GTP हो, CTP हो, TTP हो, वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर पोलीमराइजेशन रिएक्शन या पोलीमराइजेशन प्रोसेस। एंड अलग हो गए, एनर्जी सोर्स मिल गया, तो RNA प्राइमर को सिंथेसाइज कर दिया जाता है प्राइमेज एंजाइम के हेल्प से। और जैसे ही एंजाइम आएगा, DNA डिपेंडेंट DNA पोलीमरेज वो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करना शुरू कर देगा और एक नया स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है इसकी इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो ये कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। इसके अपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा वो बच्चों कहलाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा स्ट्रैंड होता है, बताइए फटाफट बताइए। डिसकंटिन्यूअस जहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड। वहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आप सोच रहे होंगे सर ये दोबारा क्यों चीज़ें बता रहे हैं। बच्चों याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये, आप बार बार इसको रिवाइज करें, क्योंकि ये चीज़ें सीक्वेंशनल मैनर में ही लिखनी पड़ेंगी आपको। अब इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हमने लाइगेज एंजाइम के हेल्प से जोड़ दिया, DNA लाइगेज। ठीक है, अब ये बन गया लैगिंग स्ट्रैंड। अब अगर कोई गलत पेयरिंग हो गई तो 10,000 में से एक बार ऐसा होता है, लेकिन हो जाती है, तो उसके लिए DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा, ये वापस जाएगा, सारे सीक्वेंसेस को चेक करेगा, है ना। और ई कोलाई इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को 38 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड होते हैं। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है DNA की वो S फेज में होती है सेल साइकिल के, जिसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अगर फेलियर हो जाता है सेल डिवीजन का आफ्टर DNA रेप्लिकेशन, तो पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड। तो प्रोकैरियोटिक जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन की वो फिजन से पहले हो जाती है साइटोप्लाज्म में, लेकिन यूकैरियोट्स में मैंने अभी आपको बताया कहाँ होती है, एस फेज में सेल साइकिल के, और ये न्यूक्लियस में होगी सेमी डिसकंटिन्यूअस, एंटी पैरेलल, है ना, एंड सेमी कंजर्वेटिव। 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, डिसकंटिन्यूअस एंड एंटी पैरेलल। ये सारे के सारे वो एंजाइम हैं जो यूज होते हैं इस प्रोसेस में। हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है DNA स्ट्रैंड्स की। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, जो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और जिसकी वजह से उसको एज ए टेम्पलेट हम यूज़ कर पाएंगे। टोपोआइसोमरेजेज जो है वो ओवर वाइंडिंग या स्ट्रेनिंग को रिमूव करने के काम आता है पूरी प्रोसेस में।
प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा 5 प्राइम एंड पे लीडिंग स्ट्रैंड के, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये पेरेंटल डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करेगा और सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देगा प्राइमर से फ्रॉम 5 प्राइम एंड। डीएनए लाइगेज जो जॉइनिंग का काम करता है, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बने थे कोजा के फ्रैगमेंट, उनको जॉइन करने का काम करेंगे। तो ये मेन एंजाइम्स हैं जो पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर एक भी अपने जगह से हिलेगा, हटेगा, काम नहीं करेगा तो पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या क्या होता है, एक कंपैरिजन आपके लिए है, इजीली आप समराइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। अब तक बच्चों आपको आइडिया आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या होता है। प्रोकैरियोटिक होती है साइटोप्लाज्म में, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इनिशिएशन और एलोंगेशन दोनों को कैरी करता है। डीएनए रिपेयर और गैप फिलिंग वो डीएनए पॉलीमरेज 1 करने का काम करता है। आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 हटाता है। जो कोजा के फ्रैगमेंट जो हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में, और रेप्लिकेशन बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, डीएनए गायरेज की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस में होगी, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेंगे। आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई डीएनए गायरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, रेप्लिकेशन स्लो होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। 100 न्यूक्लियोटाइड ही पर सेकेंड ऐड होते हैं, जबकि वहाँ पे 1000 से 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड हो जाते हैं। तो दिस इज ए ओवरऑल कंपैरिजन एंड समरी कि कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए की रेप्लिकेशन परफॉर्म होती है। होप अब चीज़ें आपको समझ आने लगी होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बट ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं पूरी ओवरऑल प्रोसेस, तो इसको आराम से बेटा स्टॉप करके एनलार्ज करके फुल स्क्रीन पर एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरी की पूरी प्रोसेस की समरी है, कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्लियर है? होप चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। चलिए आगे चलते हैं।